हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट दिस वीक में। मैं हूं विवेक मित्तल। ये वीक एक हम कह सकते हैं कि एक राहत देने वाला वीक रहा, जिसमें कि मार्केट में एक धीरे धीरे एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी। जिस तरह का हमने लास्ट वीक देखा था, खराब वीक था, लेकिन इस वीक में कहीं ना कहीं मार्केट ने एक स्लो एंड स्टेडी शुरुआत ली। कारण था कि जियोपॉलिटिकल रिस्क, उसको लेकर मार्केट में बहुत अनिश्चितताएं थी। हमने जैसा कि बताया भी था कि पिछले फ्राइडे के एडिशन में कि मार्केट में कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल रिस्क सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है। कारण था कि बार बार जो घटनाएं हो रही हैं वो वीकेंड्स में हो रही हैं, और वीकेंड्स में जब मार्केट उसको इवैल्यूएट करके मंडे को मार्केट ओपन करता है तो सारा एक मंडे को ही इंपैक्ट सीधे तौर पर दिख जाता है। इस बार भी क्या हुआ कि वीकेंड्स पर इजराइल ने हमला किया गाजा पर, और उसके बाद ये लगने लगा था कि कहीं दूसरे देश समर्थन में तो नहीं आ जाएंगे हमास के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मार्केट ने दो दिन तक जो ट्रेडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, काफी क्लोजली देख रहे थे इस घटनाक्रम को। और उसके बाद जब मंडे की ओपनिंग शुरू हुई तो हम 19,000 के आसपास शुरू हुए। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 19,000 के आसपास हमारी ओपनिंग हुई। और उसी दिन मार्केट को थोड़ी सी रिकवरी में टाइम लगा, लेकिन मार्केट ने ऊपरी स्तर पर आने की कोशिश की। कारण था कि वीकेंड्स में रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे थे, और जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे वो ठीक ठाक आ रहे थे। तो ऐसा मार्केट का सेंटीमेंट खराब नहीं था, केवल एक जियोपॉलिटिकल रिस्क ही था जो मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर रहा था। क्रूड ऑयल भी नीचे आने लगा था। उसके बाद मार्केट थोड़ा कॉशियस नोट पर आ गया। अगले 2 दिन यहां पर हाई लगाया, फिर आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से और 1 नवंबर, ये 2 दिन मार्केट थोड़ा कॉशियस नोट पर रहा। कारण कि फेड की मीटिंग, और फेड की मीटिंग में कहीं ऐसा तो नहीं कोई हॉकिश टोन आ जाए या कुछ ऐसा फेड बोल दे कि जो मार्केट को पसंद नहीं आए। मार्केट में ऐसा हुआ नहीं। जब फेड की मीटिंग हुई 1 नवंबर को, जब आउटकम आया तो उसका सीधा इम्पैक्ट 2 नवंबर को मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया। फेड ने सीधा बोल दिया कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि आने वाले समय में उनको एक बार और बढ़ाना पड़े, लेकिन आगे इस तरह के इंडिकेशन मार्केट एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट की साइकिल शुरू हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर, ट्रेजरी जो है अमेरिका की, उसने बॉन्ड सेलिंग का जो अपना प्रोग्राम है उसकी रफ्तार को धीमी कर दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिकन मार्केट में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी अब इन्फ्यूज होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे बॉन्ड सेलिंग की रफ्तार कम होगी, उसका मतलब होगा कि जो लिक्विडिटी अभी तक अमेरिकन गवर्नमेंट सक कर रही थी, जो वहाँ का जो फेड था वो सक कर रहा था लिक्विडिटी को, उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि एफआईज को एक कुशन मिलेगा, और उसका एक सीधा फायदा दुनिया भर के मार्केट्स में सीधे तौर पर दिखाई भी दिया। और हमने देखा भी कि उसका ओवरऑल इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में भी सीधे तौर पर दिखाई दिया। हालांकि एफआईज की सेलिंग अभी भी कॉज ऑफ ए कंसर्न है, लेकिन हो सकता है कि ये एफआईज की जो सेलिंग है ये आने वाले समय में कुछ कन्वर्ट होती दिखे बाइंग के तौर पर। साथ ही अगर देखें तो अक्टूबर ऑटो सेल्स के डेटा भी आए, वो भी ठीक थे। और साथ ही पीएमआई का जो डेटा था वो वैसे तो नीचे आया था, लेकिन अभी भी अच्छी खासी इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है। तो जो थोड़ी बहुत रफ्तार धीमी भी हुई है, उससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट मार्केट पर नहीं देखने के लिए मिला। बैंक निफ्टी और आईटी निफ्टी का भी सपोर्ट मार्केट में सीधे तौर पर आता हुआ दिखाई दिया। अगर हम निफ्टी बैंक देखें, जो कि 43,300 पर ऊपर, जो कि 42,400 के आसपास चल रहा था, यहाँ पर ओपन हुआ, और जो फ्राइडे का क्लोज है वो 43,400, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में सीधे तौर पर आती हुई दिखाई दी। तो एक अच्छा खासा वीक बैंक निफ्टी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। खास तौर से जो पीएसयू बैंक्स का पार्टिसिपेशन था वो काफी स्ट्रांग था। एनआईएम स्टॉप आउट की जो कंसर्न थी वो कुछ हद तक कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में उसका रुझान ज़्यादा अभी भी बना हुआ है, पीएसयू बैंक्स में उतना नहीं है। पीएसयू बैंक्स के एनआईएम्स अभी भी 3% के आसपास हैं, तो उनके टॉप आउट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। प्राइवेट बैंक्स के जरूर एनआईएम्स 4 से 5% तक पहुंच गए हैं, जहां पर कि टॉप आउट होने की बातें हो रही हैं। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला। आईटी निफ्टी का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में अगर देखें तो जब अमेरिका में सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो इंडियन आईटी कंपनीज को वहाँ से जो ऑर्डर्स मिलते हैं उनके एग्जीक्यूशन की रफ्तार तेज हो जाती है। तो आईटी निफ्टी पर एक बार नज़र डाल लेते हैं किस तरह का रुझान पूरे इस वीक में देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30,500 और इन लेवल्स पर चल रहा था, और 30,800। तो इस वीक में आईटी निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉज लिया है गिरने का, और उसके बाद अब यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी के भी संकेत दिए हैं।
कुछ एक काउंटर्स जहां पर कि हमने देखा कि रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट था और बहुत शानदार रनअप इन काउंटर्स ने दिखाया। पहले तो रिलायंस की बात इसलिए कर रहा हूं, उसमें रनअप इतना तेज नहीं आया लेकिन इंडेक्स को सपोर्ट करने का काम किया। हमने लास्ट फ्राइडे भी बात की थी कि रिलायंस में रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं तक अच्छी हो सकता है कि स्ट्रेंथ देखने के लिए मिले, स्ट्रेंथ मिली लेकिन वो केवल मंडे तक ही सीमित रही। उसके बाद रिलायंस के काउंटर पर कोई ऐसा रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि ये मंडे का सेशन था जहां पर कि रिलायंस में स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी। उसके बाद अगले 3 दिन तक रिलायंस में ऐसे ही एक शांत सा माहौल रहा। हालांकि फ्राइडे के सेशन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की दोबारा कोशिश की लेकिन एक कह सकते हैं कि साइडवेज मूवमेंट, लेकिन रिलायंस ने डिसरप्ट नहीं किया पार्टी को। उसके बाद आते हैं कुछ एक और काउंटर्स पर जहां पर कि अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली। डीएलएफ अच्छे रिजल्ट, अच्छा काउंटर पर परफॉर्मेंस आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। 540 के आसपास 535 से ये काउंटर 595 तक सीधा पहुंचता हुआ दिखाई दिया। लगभग एक 60 रुपए का जंप। रिजल्ट्स अच्छे हैं। प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट से डिमांड बहुत अच्छी आ रही है। 115% की ग्रोथ अगर हम देखें तो अभी तक सितंबर तक इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आ चुकी है ओवरऑल सभी कंपनीज के लिए। तो ये एक शानदार ग्रोथ का सीधा एग्जांपल डीएलएफ के काउंटर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस के अपडेट्स भी इस काउंटर पर आते हुए दिखाई दिए। इसके बाद बारी आती है ब्लू स्टार की। ब्लू स्टार के काउंटर पर देखें तो ये भी स्टार परफॉर्मेंस रहा इस पूरे वीक में, क्योंकि इस कंपनी के नतीजे अच्छे आए। नतीजों के बाद काउंटर पर हमने देखा कि एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आई। कंपनी के मैनेजमेंट से भी हमने बात की, उन्होंने बताया कि कंपनी के जो एबिटा मार्जिन्स हैं और जो कंपनी की गाइडेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आउटलुक स्ट्रॉन्ग है फॉर सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। अगर हम देखें तो Q1 में ये जो कंपनी थी उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर इसलिए देखने के लिए मिला क्योंकि मॉनसून का इम्पैक्ट था। कमज़ोर मॉनसून था, उसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर दिखाई दिया। लेकिन Q2 में जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ से एक अच्छी डिमांड रिकवरी आती हुई नजर आई और कंपनी की सेल्स में करीब 20% का, एबिटा में करीब 40% का, मुनाफे में करीब 65% का जंप आता हुआ दिखाई दिया। और उसका सीधा इम्पैक्ट काउंटर जो कि 875-80 के आसपास चल रहा था और आते आते फ्राइडे तक यहाँ पर करीब 970-71 की रेंज तक पहुँच गए, यानी कि करीब 100 रुपये का जंप इस काउंटर ने पूरे एक वीक में ले लिया। और उसका इम्पैक्ट ये है कि अन्य जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं आउटलुक पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है और खासतौर से फेस्टिव डिमांड उसको लेकर भी मैनेजमेंट ने पॉजिटिविटी दिखाई है। साथ ही अगर देखें तो टायर कंपनीज में जेके टायर के रिजल्ट्स आते हुए नजर आए। काउंटर के कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, 4 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसका इम्पैक्ट इस काउंटर पर सीधे तौर पर दिखाई दिया। आप देखिए 300 रुपये के आसपास ये काउंटर चल रहा था और रिजल्ट से पहले ये यहाँ तक मुश्किल से 310 ही था और एक गैप अप ओपनिंग और उसके बाद ये काउंटर अगले 2 दिन में 350 तक भी पहुंचता हुआ नजर आया। तो करीब इसमें 15% का जंप केवल 2 ट्रेडिंग सेशन में। टायर कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, इससे पहले सीएट के भी अच्छे नतीजे आए थे, जेके टायर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, एमआरएफ के रिजल्ट्स आ जाएंगे और साथ ही अगर हम देखें तो अपोलो टायर के रिजल्ट्स भी नेक्स्ट वीक में आते हुए दिखाई देंगे। तो टायर कंपनियों में ज़्यादातर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। कारण है कि इनकी जो रबड़ की इन्वेंट्री है, जो सस्ती रबड़ थी उसकी इन्वेंट्री अब इस क्वार्टर में यूज़ हो रही है और साथ ही जो क्रूड से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनकी इन्वेंट्री भी इस क्वार्टर में यूज़ हो रही है। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं उस इन्वेंट्री का असर Q3 या Q4 में आता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए ये क्वार्टर कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला और उसका सीधा इम्पैक्ट सभी टायर कंपनीज पर पॉजिटिव साइड पर दिखाई दिया। नेक्स्ट वीक के लिए जो अहम ट्रिगर रहेंगे, अगेन वीकेंड में एक बार फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क पर थोड़ी सी दुनिया कॉशियस रहेगी कि कोई नया डेवलपमेंट तो नहीं हो जाता, कुछ रिस्क तो नहीं बढ़ेगा। दूसरा, एफआईज की सेलिंग कब रुकेगी, अगले वीक में भी अगर ये जारी रही तो कहीं ना कहीं ये कॉज ऑफ ए कंसर्न है, क्योंकि एफआईज जनरली पूरी ग्लोबली काफ़ी अपनी चीज़ों को क्लोजली वॉच करते हैं, काफ़ी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर सेलिंग है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बन सकता है। मार्केट अब जो स्टेट्स इलेक्शन आ रहे हैं उसको लेकर भी अब कॉशियस होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब जो एक रैली होगी वो केवल और केवल अर्निंग बेस्ड होगी या एक फंडामेंटल बेस्ड होगी, लेकिन जो कंसर्न रहेंगे वो 2 रहेंगे। एक तो एफआईज की सेलिंग अगर रहती है या एक पॉलिटिकल रिस्क जो कि इंडिया में अब स्टेट इलेक्शन की वजह से राइज होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए अभी फिलहाल में कोई एज सच नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, अनटिल अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क वीकेंड में शुरू नहीं होता और एफआईज का अगर कोई भी सेलिंग का रिस्क अगले वीक में शुरू नहीं होता। तो फिलहाल इस अपडेशन से इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।